दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी कि आपको जो हमारा पहला सेशन रहा था वो अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर ये क्लासें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि ये कुछ बेहतर होना चाहिए तो उसके सुझाव भी आप दे सकते हैं हमें कमेंट कर। ठीक है, तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। हमने सुप्रीम कोर्ट का जो संगठन था ये पढ़ लिया था, न्यायाधीशों की योग्यताएं भी पढ़ ली थी, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है ये भी हमने पढ़ लिया था। और हम कल पढ़ रहे थे पदच्युति। पदच्युति का मतलब हो गया पद से हटाना, यानी कि किस आधार पर और कैसे न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि इनको दो आधार पर हटाया जा सकता है। पहला आधार क्या हो जाएगा, सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, असमर्थता। असमर्थता से तात्पर्य है कि यदि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उस आधार पर भी उसे हटाया जा सकता है। और इनको हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, इनको अगर इनके पद से हटाना है, इन दो आधारों पर हटाया जा सकता है। और ये हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से इनको हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जा सकता है। तो हम दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन यहां पर जैसा कि हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाना आवश्यक होता है। यहां पर वो संख्या थोड़ी सी बदल जाती है। इसमें क्या हो जाता है, अगर लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए तो कम से कम 100 प्रस्तावक लोकसभा से होने आवश्यक होते हैं। यदि राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम प्रस्तावक 50 होने आवश्यक होते हैं, तभी यह प्रस्ताव लाया जा सकता है इनको पद से हटाने का। अब देखिए, अगर लोकसभा में मान लीजिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है, 100 सदस्य प्रस्ताव रखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के सामने कि हमें किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है, तो उस संबंध में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्णय लेगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या ना किया जाए। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, इसके बाद एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है इसकी जांच करने के लिए। और इस 3 सदस्यीय समिति में होते कौन कौन हैं। सबसे पहले देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक वरिष्ठ न्यायाधीश इस समिति में शामिल होगा। उसके बाद क्या आता है कि किसी भी हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस, भारत के किसी भी हाई कोर्ट का कोई एक मुख्य न्यायाधीश इस समिति का सदस्य होता है। और तीसरा जो आता है वो एक न्यायविद होता है, न्यायविद होता है। ठीक है, तो इन 3 सदस्यों की एक समिति क्या करती है, अपनी जांच करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उस सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। लाने के बाद यह समिति अपनी रिपोर्ट कहां पर प्रस्तुत करेगी, लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। मान लीजिए लोकसभा में रिपोर्ट इसने अपनी प्रस्तुत कर दी और उसमें अगर दोषी पाया जाता है संबंधित न्यायाधीश को, तब यहां पर उसको हटाने की आगे प्रक्रिया चलेगी। उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, यहां पर वोटिंग की जाती है। तो वोटिंग किस आधार पर की जाती है, किस बहुमत से उसको, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुमत की आवश्यकता क्या होती है, कुल सदस्यों के बहुमत से, कुल सदस्यों के बहुमत। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जो मत देने वाले हैं, मत देने वाले सदस्यों का कम से कम कितना होना चाहिए, मत देने वाले सदस्यों का कम से कम कितना आवश्यक होता है, 2/3 आवश्यक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से विशेष बहुमत से इनको पद से हटाया जा सकता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह आती है, विशेष बहुमत की हम जब भी बात करते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य होता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और साथ ही साथ जो मत देने वाले होते हैं उनके कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता यहां पर होती है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है पहले सदन में, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है
उसके बाद दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहां पर भी अगर विशेष बहुमत से ये पारित हो जाता है प्रस्ताव, तो ये हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति इसे अनुमति दे देता है तो संबंधित न्यायाधीश को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। क्लियर है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस सत्र में दोनों सदनों से ये पारित हो जाता है, ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसी सत्र में राष्ट्रपति की अनुमति मिलना आवश्यक होता है। ठीक है। तो देखिए, अब तक किसी भी भारत के न्यायाधीश को इस प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि किसके खिलाफ इस प्रकार का अभियोग चलाया गया था, तो ध्यान रखना, एक न्यायाधीश आते हैं, नाम आता है पीवी दिनकरन। इनके खिलाफ सर्वप्रथम अभियोग चलाया गया था। बात आती है 1991 की। उस समय क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस सत्ताधारी दल था उस समय। उन्होंने मत से अलग हो गए थे, वोटिंग नहीं की थी, लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि इनके खिलाफ टोटल 176 मत आए थे। इस प्रस्ताव के पक्ष में 176 मत आए थे, एक भी इसके विपक्ष में नहीं आया था प्रस्ताव के। लेकिन फिर भी इनको हटाया नहीं गया। क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि कुल सदस्य संख्या का बहुमत इसे प्राप्त नहीं हुआ था इस प्रस्ताव को, इस वजह से इनको हटाया नहीं जा सका था। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शपथ की। भी हमने बात कर ली है कि इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। जितने भी न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल की हमने बात कर ली है। कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। अब बात कर लेते हैं हम प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे वो कभी भी किसी भी न्यायालय में कभी भी वकालत नहीं कर सकते हैं, एडवोकेट के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके वेतन की। अनुच्छेद 125 में दिया गया है इनका वेतनमान। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनका वेतन अनुच्छेद 125 में दिया गया है। अब देखिए, जो इनका वेतन होता है, वेतन और सेवा शर्तें हैं, इनका निर्धारण भी संसद के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन आता है 2.80 लाख, यानी 2,80,000 प्रति माह पर मंथ इनका वेतन होता है। अगर अन्य न्यायाधीशों की बात की जाए तो उनका वेतन होता है 2,50,000 रुपए पर मंथ। क्लियर चीज? यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन है 2,80,000 रुपए और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,50,000 रुपए। और इनके जितनी भी सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण का कार्य किसका होता है? संसद का होता है। उसके बाद देखिए, बात करते हैं हम अनुच्छेद 126 की। अनुच्छेद 126 में दिया हुआ है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की क्या आवश्यकता होती है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता क्या है? मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने पद पर नहीं है, या फिर किसी कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया है, या फिर वो मान लीजिए लीव पर है, छुट्टी पर है। तो उस समय क्या होता है, सुप्रीम जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी एक न्यायाधीश को क्या कर सकता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। ठीक है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उस समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है नहीं, उपस्थित नहीं है, तो उस संबंध में क्या होता है, अगर जब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उस समय राष्ट्रपति को किसी से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो बिना किसी के भी परामर्श से भी किसी को भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अब एक चीज हमने पढ़ी थी कि जब भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श लेना आवश्यक होता है। कम से कम 4 न्यायाधीशों का परामर्श लेना आवश्यक होता है राष्ट्रपति को। ठीक है। अन्य न्यायाधीशों की जब बात करती है, नियुक्ति की बात करती है, या फिर क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है वो वरिष्ठता के आधार पर चुना जाता है।
अब यहां पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकता है, सरकार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के हिसाब से अपनी मर्जी से किसी को भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकती है। किस प्रकार से, कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति की जाएगी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ऐसी परंपरा रही है, संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो यही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में यही कहा था कि जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर सरकार चाहे तो जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है, अगर सरकार उसे मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाना चाहती है तो उस संबंध में क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और इसकी कोई समय सीमा भी नहीं होती कि ये कितने समय तक रहेगा, ये तब तक रहता है जब तक कि मुख्य न्यायाधीश चुन नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सरकार अगर चाहे, राष्ट्रपति अगर चाहे तो वरिष्ठता का त्याग भी किया जा सकता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाकर, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 127 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 127 में आता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश होते कौन है और उनकी नियुक्ति क्यों की जाती है। देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट में बात आती है कार्यवाही संचालन की, ठीक है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अगर क्या ना हो, गणपूर्ति ना हो, यानी कि इतने पर्याप्त न्यायाधीश उपस्थित ना हो, या फिर न्यायालय में ना हो, या फिर अपने पद पर ना हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, लेकिन यह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही की जाती है। यानी कि जब भी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति से परामर्श लेना या राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। अब तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किसे किया जा सकता है, तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट के वे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखते हो, ठीक है, यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय का कोई भी ऐसा न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट की हम बात कर लेते हैं, यहां से अगर किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, इसका जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उससे भी परामर्श लेना आवश्यक होता है। यानी कि जिस न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, उसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेना आवश्यक होता है, ठीक है। इस प्रकार से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और जब भी किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके ही सारे अधिकार रखता है। और इस तदर्थ न्यायाधीश से यह भी आशा की जाती है कि वो अन्य अपने कार्यों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में इस पद पर अपने सभी कर्तव्यों को प्राथमिकता दे, ठीक है। तो ये आता है तदर्थ न्यायाधीश की बात आती है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 128 में दिया हुआ है विशिष्ट न्यायाधीश की बात की जाती है। विशिष्ट न्यायाधीश क्यों होता, क्या होता है और किसे बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जब भी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार अधिक हो जाता है, न्यायाधीशों की संख्या, उस समय ये लगता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों की संख्या में और इजाफा किया जाना चाहिए। उस समय क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, ध्यान रखना है, कैसे न्यायाधीश को, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, या फिर हम कह सकते हैं रिटायर्ड न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए बात कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये डिपेंड करता है उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर कि वो कार्य करने के लिए सहमत है या नहीं है। यानी कि उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आपको सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं देनी ही होगी एक न्यायाधीश के रूप में,
वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो चाहे तो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, अन्यथा मना भी कर सकता है। तो ये होती है विशिष्ट न्यायाधीश की बात। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को बनाता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय से मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा न्यायालय जो अपनी सारी कार्यवाहियां और निर्णय लिखित में रखता है और उनके रिकॉर्ड बनाता है, अभिलेख बनाता है, अभिलेख न्यायालय कहलाता है। यानी कि जिस न्यायालय की सभी कार्यवाहियां, सभी जो निर्णय होते हैं वो अगर लिखित रूप में, रिकॉर्ड के रूप में, साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अभिलेख न्यायालय कहलाता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो निर्णय होते हैं, ये जो अभिलेख न्यायालय के रूप में जब भी सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है तो ये अपने पूर्ण निर्णय के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं वो इसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना कोई डिसीजन दिया है, उससे रिलेटिव सेम अगर थ्योरी आती है, सेम जो कोई केस आता है, अगर हाई कोर्ट्स में आता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही फॉलो करेगा। और दूसरी बात क्या आती है, अभिलेख न्यायालय अपनी अवमानना के संबंध में किसी को भी दंडित कर सकता है। यानी कि अभिलेख न्यायालय की अगर बात नहीं मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात नहीं मानी जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको दंडित करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, ये बात आती है अभिलेख न्यायालय की। हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अगर हम बात करेंगे जब हाई कोर्ट्स की, उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 215 के तहत एक अभिलेख न्यायालय की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 130 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 130 में क्या दिया हुआ है, स्थान परिवर्तन की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चाहे तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहीं और भी सुनवाई का अधिकार रखता है। ठीक है, यानी कि दिल्ली में सुनवाई ना होकर कहीं अन्य पर भी सुनवाई की जा सकती है अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो। इसके लिए उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अब तक ऐसा 2 बार हो चुका है, 2 जगह पर सुनवाई दिल्ली के अतिरिक्त कहीं और हो चुकी है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में इसकी सुनवाई हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की थी। और दूसरी जगह की अगर बात की जाए तो कहां पर, हैदराबाद में भी सुनवाई की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण अधिकार है कि वो दिल्ली के अलावा कहीं अन्य पर भी सुनवाई कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आती है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। अब यहां पर एक छोटी सी चीज बीच में रह जाती है, हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो हो सकता है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट हो। बात आती है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन। 99वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो यहां पर देखिए जो कॉलेजियम प्रणाली चली आ रही थी, कॉलेजियम प्रणाली से तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश चुने जाते हैं उनकी जो प्रक्रिया वर्तमान में अपनाई जाती है उसे ही कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। तो वो जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसको बदलने का प्रयास किया गया था 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाती है, आयोग का गठन किया जाता है, जिसे क्या नाम दिया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नाम दिया गया था। ठीक है, अगर हम इसके शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसे एनजेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एनजेक के नाम से हम इसी का उच्चारण करेंगे। इसके अंतर्गत क्या दिया गया था, जो न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, उनकी पूरी प्रक्रिया में ही बदलाव कर दिया गया था। इसके अंतर एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता था, यह व्यवस्था की गई थी कि जिसका अध्यक्ष कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। अगर बाकी सदस्यों की इसमें बात की जाए, जो टोटल 6 सदस्य होते थे, उनमें अध्यक्षता तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा 2 जो और अन्य सदस्य होंगे वो कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, इसके 2 अन्य सदस्य हो जाएंगे। एक जो विधि मंत्री होता है, चौथा सदस्य कौन हो जाएगा, भारत का कौन आ जाएगा, विधि मंत्री, या हम कह सकते हैं कि जो कानून मंत्री है वो इसका सदस्य होगा। इसके अलावा जो 2 सदस्य बचते हैं, इन 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी एक 3 सदस्य समिति के द्वारा। और इस 3 सदस्य समिति में कौन कौन शामिल होंगे, एक तो आ जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आ जाएंगे, दूसरे कौन आ जाएंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होंगे, और तीसरे सदस्य कौन आ जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इन 3 सदस्यों की समिति इन 2 प्रबुद्ध लोगों को क्या करेगी, इस आयोग में नियुक्त करेगी। और ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि इन 2 लोगों में से कम एक सदस्य कौन होना चाहिए, या तो वो अनुसूचित जाति से होना चाहिए, जनजाति से होना चाहिए, या फिर किसी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित रखता हो, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखता हो, या फिर कोई एक महिला होनी चाहिए। इन दोनों सदस्यों में से कम एक। तो इस प्रकार से एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 6 सदस्य थे, और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन बात आती है 16 अक्टूबर 2015 की। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए इसको असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया।